तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैकेनिक्स का, ठीक है। इस चैप्टर की वेटेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, ये चैप्टर बच्चों को टफ भी लगता है। रीज़न उसका ये है कि इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मतलब उनको इतने ज़्यादा क्लियर नहीं होते। एक्चुअल में जब आप उनके मतलब क्लियर करके इस चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो इस चैप्टर जितना शानदार चैप्टर, इस चैप्टर जितना मज़ेदार चैप्टर कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बहुत सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। एक एक बात के आप नोट्स बनाना और अच्छे से उनको सुनना, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा, रोटेशनल मोशन होता क्या है? रोटेशनल मोशन एक्चुअली रिजिड बॉडीज़ की एक पढ़ाई है। अब बेटा, रिजिड बॉडीज़ क्या होती हैं? जितनी भी सॉलिड बॉडीज़ आप अपने आसपास देखते हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिजिड बॉडीज़ ही होती हैं, ठीक है जी। तो फिजिक्स ऐसा कहती है कि रोटेशनल मोशन दरअसल पढ़ाई है। मतलब रोटेशनल मोशन इज द स्टडी ऑफ डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है जी। डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स ये होता है बेटा, जब भी कभी भी कोई भी रिजिड बॉडी मूव करती है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स चेंज होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स नहीं चेंज होते हैं, उन सब की पढ़ाई को हम बोलते हैं डायनामिक्स, ठीक है जी। तो कोई भी रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या होती है? मान लो ये एक बॉडी है, इस बॉडी के इंटरनली मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, ए एंड बी। अगर मैं इस बॉडी को मूव करवाऊं, मान लो इस बॉडी को मैं यहां तक ले गया और मैं देखूं कि इस ए और बी के बीच में अगर मेरा डिस्टेंस पहले जितना है अब भी उतना ही है, मतलब एनी बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ एनी ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स डज नॉट चेंज ऑन द मोशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है जी। तो ऐसे की बॉडी कहलाई जा सकती है रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? किसी भी बॉडी में अंदर के पार्टिकल्स के बीच का अगर डिस्टेंस ना चेंज हो, वो है रिजिड बॉडी, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिख देते हैं, इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटरनल पार्टिकल्स डज नॉट चेंज, तो ऐसे की बॉडी है हमारी रिजिड बॉडी, ठीक है। अब रिजिड बॉडी की एग्जांपल्स बेटा, इस चैप्टर में ना हम बहुत सारी टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि सिलेंडर, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलूँगा इसमें स्फीयर के बारे में, जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा रॉड के बारे में। ये जितनी भी बॉडीज़ हम डिस्कस करेंगे ना, वो रिजिड बॉडीज़ ही मानकर हम डिस्कस करेंगे। मतलब उसके इंटरनली कोई भी 2 पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं, ठीक है जी। अब दूसरी बात जो रोटेशनल मोशन पढ़ने से पहले सबको आनी चाहिए, वो है टाइप्स ऑफ मोशन की जानकारी सबको होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमने 3 कैटेगरीज को पढ़ना है। इसमें सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। तो बेटा, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब सी लिखी होती है किताबों में, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये होता क्या है। मान लो कोई भी आपके पास में बॉडी है, इस बॉडी के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है। लेट अस सपोज वो डिस्टेंस कितना है, डी। मैंने इस बॉडी को मूव करवाया, मूव करवाकर यहां पर मैं इस बॉडी को ले गया, ठीक है जी। मैंने इस बॉडी को लीनियरली मूव करवाया, लीनियरली मतलब सीधा मूव करवाया। सीधा मूव करवाकर मैं जब इस बॉडी को यहां पर ले गया तो मैंने ये देखा कि मेरा ए पार्टिकल भी इस तरह से मूव किया, मेरा बी पार्टिकल भी इस तरह से मूव किया, और यहां पर इस तरह से आ गया, और अब भी इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? डी ही है। तो ऐसे का मोशन जिसमें ऑल द रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स मूव पैरेलल टू ईच अदर, सच अ टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना कि जो हमारे 2 पार्टिकल्स हैं ना, मूव करवाने के बाद, बॉडी को मूव करवाने के बाद उन 2 पार्टिकल्स का जो पाथ है वो आपस में क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए। ऐसे का मोशन होता है हमारा
ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला कि पाथ मस्ट बी पैरेलल फॉर रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है जी, किसी भी रिजिड बॉडी के रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स का पाथ क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अब ट्रांसलेशनल मोशन की एक और भी टाइप होती है, जैसे कि लेट अस सपोज अगर मेरी कोई बॉडी है इस तरह की, ये बॉडी ले लेते हैं, ठीक है जी। इस बॉडी को मैंने अब सीधा मूव नहीं करवाया, मतलब लीनियरली मूव नहीं करवाया, मैंने क्या किया बेटा, इस बॉडी को ऐसे ऐसे करके मूव करवा दिया। ठीक है जी, मतलब इस बॉडी को मैंने ज़िगज़ैग जुम्बा करवा दिया। ठीक है, तो ऐसा करवाने के बाद ये वाला जो पार्टिकल है, मतलब इसका जो डाउन वाला मोशन है, ये भी कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। अब आपने ये देखा, यहाँ पर ये बॉडी ऊपर गई ऐसे, यहाँ पर ये बॉडी नीचे है ऐसे, यहाँ पर ये बॉडी ऊपर है ऐसे, यहाँ पर ये बॉडी नीचे है ऐसे। तो अब मैं इसके रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स की बात करता हूँ। ये ए पार्टिकल था और ये बी पार्टिकल था मान लो। ठीक है जी, मेरा ए पार्टिकल भी यहाँ पर ऐसे पहुँचा और बी पार्टिकल भी यहाँ पर ऐसे पहुँचा, फिर ए पार्टिकल भी मेरा नीचे आया, ठीक है, फिर बी पार्टिकल भी मेरा नीचे आया, फिर ए पार्टिकल ऊपर गया, फिर बी पार्टिकल ऊपर गया, फिर ए पार्टिकल नीचे आया, फिर बी पार्टिकल नीचे आया। भाई समझ गए? अब इसमें एक चीज़ नोट करो कि ये ए पार्टिकल और ये बी पार्टिकल आपस में कैसा हुआ, आपस में इसका पाथ कैसा हुआ बेटा, पैरेलल। ठीक है जी, अगर यहाँ चेक करें, यहाँ भी ए पार्टिकल का पाथ और यहाँ भी बी पार्टिकल का जो पाथ है वो बेटा आपस में कैसा हुआ, पैरेलल हुआ। तो हमारा जो पाथ है वो पाथ बेटा पैरेलल है, वो पाथ यहाँ पर भी क्या है, पैरेलल है। पर यहाँ पर लीनियर मोशन नहीं हो रहा, यहाँ पर कर्व में मोशन हो रहा है। ठीक है जी, तो इस तरह के ट्रांसलेशनल मोशन को हम नाम देंगे कर्वी लीनियर मोशन। ठीक है जी, तो इसका नाम है कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन, कर्वी लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है जी, तो ट्रांसलेशनल मोशन दो प्रकार के होता, ये भी ट्रांसलेशनल मोशन है क्योंकि रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है जी, अब बारी आ गई रोटेशनल मोशन की जानकारी लेने की। ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ मोशन को जो मैं डिस्कस करने लगा हूं, दैट इज रोटेशनल मोशन इटसेल्फ। ठीक है, तो सेकेंड टाइप इज रोटेशनल मोशन। अब आप ना इस चीज को कंपेयर करके देख पाओगे कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में अंतर क्या होता है। ठीक है, लेट अस सपोज फिर से मैं कोई बॉडी ले लेता हूं इस तरह की। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसमें एक पॉइंट को बॉडी के फिक्स कर दिया। एक्चुअल में बेटा जिस पॉइंट को हम फिक्स करते हैं ना, फिजिक्स को हम बोलते हैं कि मैंने उस पॉइंट को पाइवट कर दिया। क्या कर दिया, पाइवट, या फिर स्क्रू से ऐसे टाइट कर दिया ताकि वो पॉइंट मूव ना कर पाए। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो इस बॉडी के ऊपर एक पॉइंट था ए, दूसरा पॉइंट था इस बॉडी के ऊपर बी, तीसरा पॉइंट था इस बॉडी के ऊपर सी। मैंने इस बॉडी को रोटेट करवाया। जब मैंने इस बॉडी को रोटेट करवाया तो ए वाला पॉइंट मेरा पहुंच गया, ए वाला पॉइंट मतलब ऐसे मैंने इस बॉडी को रोटेट करवाया तो ए वाला पॉइंट मेरा पहुंच गया यहाँ पे, बी वाला पॉइंट मेरा पहुंच गया यहाँ पे, सी वाला पॉइंट मेरा पहुंच गया यहाँ पे, ऐसे। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आपने देखा कि इनिशियली मेरे ए बी सी वाले पॉइंट्स ऐसे स्ट्रेट लाइन में थे, फाइनली मेरे ए बी सी वाले पॉइंट्स अगेन ऐसे स्ट्रेट लाइन में हैं। ठीक है जी, समझ गए ना। परंतु अब की बारी ये दोनों ही स्ट्रेट लाइंस, ये दोनों ही जो पाथ्स हैं, ये आपस में पैरेलल नहीं है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया कि इसमें हमारे पाथ्स आपस में पैरेलल बेटा नहीं है। तो इसमें हमने एक और चीज नोटिस की कि हमारे जो पाथ्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। तो सच अ टाइप ऑफ रोटेशन
सच अ टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन की हमने ये जानकारी ली कि कोई भी बॉडी को जब हम रोटेट करवाते हैं, ठीक है जी, तो हम उसको एक पॉइंट को उसके फिक्स कर देते हैं और दूसरे पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में कि फोर्स कौन सी होती है वो, ठीक है जी। तो एक पॉइंट को हम फिक्स करते हैं, दूसरे पॉइंट पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाकर ये बॉडी मूव करती है। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन के जैसे उन दोनों के पाथ्स आपस में पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है जी। ये एक बड़ा पॉइंट था रोटेशनल मोशन का। तो रोटेशनल मोशन में आप इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो, in which rotational motion is a motion in which all the particles moves in circular path, बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ, ये वाला पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ, ये वाला पार्टिकल भी सर्कुलर पाथ, सारे के सारे पार्टिकल्स मूव तो कौन से पाथ में कर रहे हैं? सर्कुलर पाथ में, ठीक है जी। हाँ, सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ के किसी छोटे से टुकड़े को आप लीनियर भी बोल सकते हो। तो है ये एक तरह से लीनियर मोशन ही है, ये एक तरह से लीनियर, सर्कुलर मोशन भी छोटे छोटे लीनियर मोशंस का कॉम्बिनेशन होता है ये एक तरह से लीनियर मोशन भी। पर ये लीनियर मोशन में दो बातें याद रखना, सर्कुलर पाथ विच इज लीनियर मोशन इन फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। तो बेटा रोटेशनल मोशन क्या है? ये सारे के सारे पार्टिकल्स का सर्कुलर पाथ है, मतलब छोटे छोटे लीनियर पाथ्स का कॉम्बिनेशन है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के, किसी भी पाइवटेड पॉइंट के अबाउट। ये इसकी डेफिनेशन का पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा इसकी डेफिनेशन का ये है कि इसमें पाथ ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज नॉट पैरेलल होता है। कोई भी पार्टिकल्स का इसमें पाथ बेटा पैरेलल नहीं होता है। तो ये दो बातें रोटेशनल की याद रखो, साथ में फिक्स पॉइंट वाला कंसेप्ट याद रखो, बस, ठीक है जी। ओके, अब तीसरे टाइप का जो मोशन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेनर मोशन। बेटा प्लेनर मोशन को आप एक तरह से रोलिंग मोशन भी बोल सकते हो। रोलिंग समझते हो? जैसे कोई टायर रोल करता है, जब टायर बेटा रोल करता है तो वो टायर आगे भी बढ़ता है और वो रोटेट भी करता है, मतलब उसके सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन भी करते हैं और वो टायर लीनियरली आगे भी बढ़ता है, ठीक है जी। तो इसलिए मैं उसका मोशन क्या बोलूंगा? इसलिए मैं उसका मोशन रोलिंग मोशन बोलूंगा। और रोलिंग मोशन में आप एक चीज याद रखना कि अगर मेरा टायर ऐसे मूव कर रहा है तो चाहे मेरा टायर यहां था, चाहे मेरा टायर रोटेट करके यहां पहुंचा, इसका प्लेन क्या है? सेम। तो सच ए टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्लेनर मोशन। समझ गए ना मेरी बात? सच ए टाइप ऑफ मोशन इज प्लेनर मोशन। ओके, इसको बेटा नोट कर लो, फिर हम इसको इरेज करते हैं। हेडिंग भी इरेज कर देते हैं। ओके, तो लिखिए प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन, और प्लेनर मोशन की मैं कौन से वाले टाइप को पढ़ने जा रहा हूं? रोलिंग मोशन। हमारे सिलेबस में एक ही है। जब आप यूजी लेवल पे जाओगे, है ना, ग्रेजुएशन में जब आप जाओगे, तब फिजिक्स में आपको प्लेनर मोशन की और भी टाइप्स पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। इसमें साइनोसॉइडल कर्व्स बनेंगे, मतलब बहुत कुछ होता है इसमें। तो अभी हमारे पास रोलिंग मोशन है, तो जस्ट रिलैक्स। ओके बेटा, तो रोलिंग मोशन में क्या होता है? रोलिंग मोशन में लेट अस सपोज ये एक बॉडी है, ये बॉडी का पहले पार्टिकल ए मैंने मान लिया यहाँ पे, और सेंटर वाला पार्टिकल इसका मैंने कहाँ मान लिया बेटा? बी मान लिया। मैंने ये देखा कि ये पार्टिकल घूम रहे इस जमीन के ऊपर। आफ्टर सम टाइम्स वी विल नोटिस कि हमारा ये सर्कुलर डिस्क कह लो या फिर ये टायर कह लो, इसका ए वाला पार्टिकल घूम के यहाँ आ जाएगा और बी वाला पार्टिकल बी पे ही फिक्स रहेगा, ठीक है जी। वी हैव नोटिस्ड कि इसका ए वाला पार्टिकल बेटा सर्कुलर मोशन कर गया, ठीक है जी। ए वाला पार्टिकल क्या कर गया? सर्कुलर मोशन कर गया। इसी तरह से ये वाला, यहाँ कोई पार्टिकल होता वो भी क्या कर जाता? सर्कुलर मोशन। इसी तरह से यहाँ कोई पार्टिकल होता वो भी क्या कर जाता? सर्कुलर मोशन। तो बेटा एक चीज नोटिस करो कि ए पहुंच गया यहाँ,
ये मान लो डी पार्टिकल ये है, ये डी पहुंच गया यहां, जितना डिस्टेंस पहले था उतना ही डिस्टेंस बाद में है, तो ये रिजिड बॉडी तो कंफर्म है। और मोशन सारे पार्टिकल्स के कौन से हो रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो किसी भी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स का जब सर्कुलर मोशन होता है उसी को तो कहते हैं रोटेशनल, है ना। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, जब सारे पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपस ही सेम रहे मूव करने के बाद, और जब सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करें तो वो रोटेशनल। तो रिजिड बॉडी का सर्कुलर मोशन इज रोटेशनल मोशन। तो मतलब इसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है। और क्या हो रहा है बेटा, यहां पे हमने यहां मूव किया कि मेरा नोट किया, ये मेरा बी वाला जो पार्टिकल है वो यहां से कहां पहुंच गया, यहां। तो बी वाला पार्टिकल बेटा एक्चुअल में रोटेट नहीं किया, वो मूव किया। किस डायरेक्शन में, लीनियर डायरेक्शन में। नोट कर गए। तो ये जो एक्चुअल में मोशन है ये रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन एक रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है जी, नोट कर लो इसको। रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। ओके बेटा, ठीक है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशंस हमारे कंप्लीट हो गए। 3 टाइप्स ऑफ मोशन पे ग्रिप होनी चाहिए, वो मैंने बनवा दी आपकी। ठीक है, अब जरा हमने जो पहले पढ़ाई की है, पहले जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ाई की है बेटा, लॉज ऑफ मोशन में जो हमने पढ़ाई की है, वो एक्चुअल में ना लीनियर वाली पढ़ाई की है। हम हमेशा सारी बॉडीज को सीधा सीधा चलता हुआ इमेजिन करते थे। ठीक है जी, आज जो हमने पढ़ाई करनी है वो एंगुलर वाली पढ़ाई करनी है, रोटेशनल वाली पढ़ाई करनी है, जिसमें सारी बॉडीज ऐसे मूव करेंगे। तो मतलब अब हमने शिफ्ट करना है बेटा लीनियर से रोटेशनल तक। तो लीनियर में हमने जो जो पढ़ा था, रोटेशनल में हम उसको क्या क्या बोलेंगे ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो एक चार्ट सा बना लेते हैं, और ये चार्ट हमेशा हमारी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये लीनियर है और इधर मैंने एंगुलर में चीजों को कन्वर्ट करना है। बेटा लीनियर में आप जिस चीज को डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, एंगुलर में उस चीज की जगह ले ली जाएगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। मतलब जो लीनियर में एस से डिनोट होता था, एंगुलर में आप किससे डिनोट करोगे, थीटा से डिनोट करोगे, पहली बात। दूसरी बात, लीनियर में हम वेलोसिटी को v से डिनोट करते थे, एंगुलर में बेटा हम वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करेंगे। ठीक है जी, तो एंगुलर ऊपर लिखा है, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, लीनियर में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती थी हम उसको a से डिनोट करते थे। आपको याद होगा हमने 2 तरह की एक्सेलरेशंस पढ़ी हैं। मतलब यहां पर जो पार्टिकल है अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था ना, अगर वो पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यहां उसकी डायरेक्शन ये है, यहां पर उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहां पर उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन बदलती है पार्टिकल्स की। तो डायरेक्शन बदलती है पार्टिकल्स की, तो मतलब वेलोसिटी बदलती है, तो उसके कारण एक एक्सेलरेशन होती है। तो हमने बेटा 2 तरह की एक्सेलरेशन पढ़ी हुई है, और मैं इसको डिटेल में बताता हूं 2 मिनट में। ठीक है, एक एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ाई थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन, जिसको आप हमेशा क्या बोलते थे, dv/dt। दूसरी तरह की एक्सेलरेशन मैंने आपको पढ़ाई थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी सर्कुलर मोशन के सेंटर पे लगती है। तो लीनियर में हमने एक्चुअल में एक्सेलरेशन पढ़ी थी, जिस एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते थे वो आपको मैंने बता दिया, वो 2 तरह की होती है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, दोनों ही लीनियर है। एंगुलर में हम एक्सेलरेशन को बेटा अल्फा से डिनोट किया करेंगे। किससे डिनोट किया करेंगे, अल्फा से। तो एक्सेलरेशन बन गया हमारा अल्फा। अगली बात, लीनियर में अगर किसी भी बॉडी पे, अभी तक जो हमने पढ़ाई किया उसमें अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाते थे ना, हम उस फोर्स को बेटा F बोल देते थे। एंगुलर में अगर किसी भी बॉडी पर मैं फोर्स लगाऊंगा, हम उस फोर्स को टॉर्क बोलेंगे, और उसको डिनोट कैसे करेंगे, टाउ से। ठीक है जी, एंगुलर वाली लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, टाउ। ठीक है जी, अब आ जाती है अगली बात। यहां फोर्स का फॉर्मूला था F = ma, और यहां टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा, क्योंकि बेटा m मास था हमारा लीनियर वाला, एंगुलर में मास की जगह ले ली जाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ठीक है जी, एंगुलर में मास की जगह ले ली जाती है I से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, पढ़ेंगे हम इसको भी। ओके,
तो फोर्स ma क्या बन गया, टॉर्क आई अल्फा, जिसका m क्या बन गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और a क्या बन गया, अल्फा। वो तो मैं ऊपर बता ही चुका हूं आपको। ठीक है जी, सारी बातें वैसे हो गई। एक बात और लिख लो, लीनियर में मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते थे, p से। याद है ना सबको, मोमेंटम p सेकंड लॉ में भी बड़ा यूज किया है, m/v होता है इसका फॉर्मूला। एंगुलर में जो मोमेंटम है हम उस मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। बेटा किससे डिनोट करते हैं, L से। याद रख लो अपने दिमाग में, L का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। तो मतलब लीनियर से एंगुलर तक का अगर सफर हमने तय करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के फॉर्मूलेज को कन्वर्ट करना। ठीक है जी, मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को एंगुलर में क्या क्या बोलते हैं वो तो हमने देख लिया, पर इनके फॉर्मूले भी तो चेंज हो जाएंगे ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वहां कुछ और था, S = ut + ½ at² का, इसका यहां पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो सारे फॉर्मूले इसके चेंज होंगे। तो वो जो फॉर्मूलेज में चेंज आया वो भी पढ़ना बड़ा आवश्यक है। ठीक है जी, ओके, इसको फटाफट बेटा नोट कर लो। उसके बाद अगली हम बात करने जा रहे हैं, चलिए, तो कन्वर्जन्स हमने कर ली। अब जितनी भी टर्म्स हैं जो हमारी लीनियर में आई हैं और एंगुलर में आई हैं, उन सारी टर्म्स को कन्वर्ट करने की बारी आ गई। ठीक है, तो मतलब अब मैं एक तरह से आपको स्टडी करवाने जा रहा हूं बेटा। किस चीज की स्टडी करवाने जा रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की, नॉर्मल वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, और अभी एक्सेलरेशन 2 तरह की आई थी, उसको भी एक बार रिवाइज करवा दूंगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तो है हमारी लीनियर वाली एक्सेलरेशन। एंगुलर वाली एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है बेटा, अल्फा होती है, उसकी भी हम पढ़ाई अभी करेंगे। और हम पढ़ाई करेंगे एक ए नेट की भी, नेट एक्सेलरेशन की, वो भी एक चीज होती है, बड़ी सिली सी है, वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में पढ़ाता हूं आपको। पहले मैं इसकी फर्स्ट 4 थिंग्स को पढ़ाई करवाऊंगा, फिर अगली 4 चीजों की। ठीक है जी, पहले 4 चीजें पढ़ते हैं, 2-3 उसके न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद में अगली 4 चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, लेट अस सपोज हमारे पास में कोई भी एक बॉडी है, डिस्क ले लो, आप डिस्क ले लो, ये एक डिस्क है, इस डिस्क के अंदर सारा अंदर से फिल्ड है, ऐसा मान लो। ये इसका सेंटर है, ये इसका एक पार्टिकल मैंने ले लिया A, ठीक है जी, एक इसका दूसरा पार्टिकल मैंने ले लिया B। आप इसमें ये चीज़ नोटिस करोगे कि जब इस डिस्क को मैं रोटेट करवाऊंगा, ठीक है जी, जब मैंने इस डिस्क को बेटा रोटेट करवाया तो इसका A वाला पार्टिकल कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है जी, और इसका B वाला पार्टिकल यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है जी, मतलब A वाला पार्टिकल यहाँ था, वो यहाँ पहुँच गया, तो मतलब उसने भी सेंटर के साथ में क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। उसने भी बेटा सेंटर के साथ में क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कवर किया। इसी तरह से B वाला पार्टिकल यहाँ था, बाद में वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, उसने भी सेंटर के साथ में क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें बेटा 2 तरह की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। एक डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो मैं माप लूँ, उसको तो हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते थे, एस से। और एक डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, हम जो मेजर करें उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ठीक है जी, तो आपको पता लग गया ये एस और थीटा है क्या। एस जो होता है वो उस पार्टिकल को ही ट्रेस किया जाता है, उसके पाथ को ही ट्रेस किया जाता है। थीटा जो होता है वो उसके उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ट्रेस किया जाता है जो फिक्स्ड है। आपको याद है ना, रोटेशनल मोशन में एक पॉइंट हम क्या रखते थे, पाइवटेड पॉइंट रखते थे। दरअसल ऐसा जरूरी नहीं होता उसको पाइवटेड रखना है, मतलब अगर मैंने इस बॉडी को बेटा रोटेट करवाना है तो जरूरी नहीं इसको ऐसे पकड़ के मैं इसको फिर मूव करवाऊं। नॉर्मली अगर मैं इस बॉडी को ऐसे भी रखूं तो मैं एक सडनली आकर ऐसे आकर एक फोर्स लगाऊं, मतलब ऐसे आकर सडनली फोर्स लगाऊं, कोई जरूरी नहीं यहां से हमेशा फिक्स करके रखना। मतलब ऐसे अगर ये हवा में है बॉडी, सडनली मैं ऐसे आकर इस पर एक फोर्स लगाऊं तो ये बॉडी ऐसे 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 पलट जाएगी। ठीक है ना, वो तो जस्ट वो क्लियर करने के लिए आपको मैंने एक पॉइंट फिक्स किया था। ठीक है, तो आपको मतलब पता लग गया थीटा क्या होता है और एस क्या होता है। ठीक है जी, अब इसका एक छोटा सा रिलेशन बनाएंगे। उस रिलेशन को हम नाम देते हैं S = r थीटा।
ठीक है, सबसे पहला रिलेशन मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है और जो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर लीनियर से बेटा कभी भी आपने एंगुलर में कन्वर्ट करना हो तो आपको r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक पार्टिकल a यहाँ है, बाद में वो पार्टिकल यहाँ आ गया, तो r रेडियस पीछे इसका सेंटर है, इसका भी r रेडियस पीछे एक सेंटर है, तो इसने यहाँ से यहाँ तक एक थीटा कवर किया, इसने यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या कवर किया, एक थीटा कवर किया। तो अगर आप एंगल की मेजरमेंट करना चाहते हो तो जितना इसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया ना, उसको बराबर रख दो जितना इसने एंगल कवर किया मल्टीप्लाई बाय r, थीटा इंटू r। मतलब सेंटर से जितनी डिस्प्लेसमेंट है मल्टीप्लाई बाय रेडियस किसके बराबर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के। सेंटर से जितनी डिस्प्लेसमेंट है मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल टू क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है। तो मतलब लीनियर को अगर एंगुलर में कन्वर्ट करना है तो एंगुलर को r से हमेशा मल्टीप्लाई किया जाए। अगली बात, एक्चुअल में वेलोसिटी का हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला था। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, पढ़ा था ना। तो ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें मैंने डेल्टा यूज किया है, तो ये वाली वेलोसिटी हमारी क्या बोलती थी, एवरेज वेलोसिटी। इसी तरह से अब एंगुलर में लीनियर की वेलोसिटी ये है। अब अगर एंगुलर की हमने बात करनी है, एंगुलर में वेलोसिटी की जगह कौन लेकर बैठे हैं, ओमेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा। डिस्प्लेसमेंट की जगह अब किसने ले ली, थीटा ने। टाइम क्या है, डेल्टा टी। तो ये क्या होगी हमारी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये थी मेरी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एवरेज वाली, ये है मेरी एंगुलर वेलोसिटी एवरेज वाली, ठीक है जी। और हमने एक वेलोसिटी पढ़ी थी बेटा ds/dt, ये वाली वेलोसिटी हमारी क्या होती थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है जी। अगर मैंने एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़नी है तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस को मैं क्या बोलूंगा, dθ/dt। आई होप सो दिस इज वेरी 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 क्लियर, ठीक है जी। तो हमने थीटा की भी बात कर ली, एस की भी बात कर ली, अब v और ओमेगा पे हमारी अभी डिस्कशन चल रही है, ठीक है, चल रही है वो भी, ठीक है। ओके, एक बात मैं आपको बतानी भूल गया कि ये डिस्प्लेसमेंट जो होती है r इंटू थीटा होती है, ठीक है। इसमें ये जो थीटा लेना होता है ना बेटा, ये हमेशा रेडियंस में लेना होता है। किस में लेना होता है ये थीटा, रेडियंस में लेना होता है। बार बार मैं आपको एक ही डायग्राम बना बना कर दिखाता रहूंगा ताकि यही आपके दिमाग में छप जाए कि बेटा अगर ये ए पॉइंट है, बाद में ये पॉइंट बी बन गया, तो इसकी ये वाली डिस्प्लेसमेंट हुई है एस, ठीक है। और इसका जो एंगल सेंटर के साथ में ट्रेस हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। और ये थीटा बेटा कभी भी डिग्रीज में नहीं लेना, वह ये हमेशा किस में लेना है, रेडियंस में लेना है। किस में लेना है, रेडियंस में। अब जिन बायो वाले बच्चों को रेडियन में नहीं आता है कन्वर्ट करना, वो जरा सीख लो। रेडियन में लेने का बेटा बड़ा सिंपल तरीका होता है, हम हमेशा मान के चलते हैं कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपको 90 डिग्री को लिखना है वो होगा π/2 रेडियन। अगर आपको बेटा 60 डिग्री को लिखना है वो होगा π/3 रेडियन। अगर आपको 30 डिग्री को लिखना है वो होगा π/6 रेडियन। तो मैं आपको जस्ट एक सलाह दूंगा कि कोई भी डिग्री आपको दे दी जाए, ठीक है जी, कोई भी डिग्री आपको दे दी जाए, अगर उस डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय π/180। जैसे अगर आपने 90 डिग्री को कन्वर्ट करना था ना रेडियन में, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय π/180, तो आपका 91 जा 92 जा हो जाएगा, तो π/2 रेडियन ही तो होता है हमारा 90 डिग्री। समझ आ गई सबको, समझ आ गई सबको, ठीक है जी। तो s इज इक्वल टू आर थीटा में s हमेशा मीटर्स में लेना है, एंगल हमेशा हमने रेडियंस में लेना है। ये जो एंगल हमने रेडियंस में लेना है, इसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, ठीक है जी। ओके, तो हमारी बात चल रही थी वेलोसिटी